नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव IAS कॉन्सेप्ट। प्यारे मित्रगणों, जैसा कि आप जानते हो, लगातार हम आधुनिक भारत की यात्रा के तहत आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत की यात्रा में हमने अंग्रेजी प्रभुसत्ता जो कि बंगाल में स्थापित हो चुकी है उसके बारे में हमने पढ़ा। प्लासी के युद्ध के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार से भारत में प्लासी का युद्ध हुआ और क्या उसका बैकग्राउंड था, वो सारी कहानी हमने पढ़ी। हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आधुनिक भारत की शुरुआत की थी कि कैसे आधुनिक भारत में एंटर होते हैं, किस प्रकार से यूरोपियन समुद्री मार्ग की खोज करते हैं और भारत में आ पहुंचते हैं। उस कड़ी से लेकर हमने भारत में यूरोपीय कंपनीज का आगमन तय किया। उसके बाद हमने उन्हीं कंपनीज के बीच में हो रहे संघर्षों को पढ़ा और उस संघर्षों के बाद हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से उन लोगों ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली, अपना अधिकार कर ली। उसी अधिकार में मैंने आपको बताया कि 80% गुलाम हो चुके थे अंग्रेजों के। कब? प्लासी के युद्ध के बाद। अब बचे हुए 20% कब होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर, जो बक्सर के युद्ध की कहानी हमें बताएगी कि हम कैसे गुलाम। आखिर बक्सर का युद्ध हुआ कहाँ और कहाँ है ये बक्सर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं कि लगातार हमारी क्वेश्चन सीरीज भी इसके कंटेम्प्रेरी चली हुई है, तो आप लोगों को लगातार क्वेश्चन सीरीज भी मिलती रहेगी और वो क्वेश्चन सीरीज भी आपको देखते रहना है थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ। क्वेश्चन सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। जल्द ही मैं क्रैश क्वेश्चन सीरीज ला रहा हूं जो कंप्लीट हिस्ट्री की होगी। ये ला रहा हूं मैं टॉपिक वाइज और एक लाऊंगा क्रैश। क्रैश का मतलब जो कंप्लीट हिस्ट्री का आपको रिवीजन करवाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम से पहले पहले, आपके मेंस से पहले पहले मैं एक बार आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री रिवाइज करवा दूं और गारंटी देता हूं कि एक बार आप पढ़ गए तो कम से कम 2 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के पेपर में आते हैं तो उस क्लास से आएंगे। 101% आपको पढ़ के जानी है वो क्लास। बस आप इस चीज को जरूर समझ लेना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। आपका एक शेयर बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप हमारे चैनल वासुदेव IAS कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम जो तैयारी करवा रहे हैं वो UPSC, NDA, CDS, CAPF, CSC एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो। मेरे बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े क्योंकि हर बच्चे का फायदा हो सके। आप अपने साथ साथ बहुत सारे बच्चों का भी फायदा कर सकते हो। आधुनिक भारत की यात्रा के तहत हम पढ़ रहे हैं बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। लास्ट क्लास में हमने बंगाल में अंग्रेजी का पहला भाग पढ़ा था जिसमें हमने प्लासी की लड़ाई को डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता जो कि बक्सर के युद्ध की कहानी होगी। इसके बाद हम 100% गुलाम हो चुके होंगे, हमारे पाँवों में बेड़ियां जकड़ी जा चुकी होंगी गुलामी की। ठीक है, आप मुझे सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गुलाम हुए। बची हुई कहानी किस प्रकार से हमें गुलाम कर देती। मैंने बताया था कि बंगाल के नवाब अपने आप को स्वतंत्र करने में लगे हुए थे। लास्ट क्लास में मैंने इन नवाबों को बता दिया था। सिराजुद्दौला तक की कहानी हमने पढ़ ली थी। अब मीर जाफर से मुबारक उद्दौला, इन लोगों तक की कहानी पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर जो कि गद्दार निकला था, उसे नवाब बनाया गया था। वो 3 वर्ष तक नवाब रहेगा, 1757 से 1760 तक। आखिर इसके बाद कहानी क्या रहेगी उसको सोचना है, हमें उसको में पढ़ना। क्या कहानी थी मीर जाफर, आइए हम जिक्र करते हैं। तो प्यारे मित्रगणों, जो हमारी मीर जाफर के बाद की कहानी थी तो यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। मीर जाफर अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को 1757 में बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए लड़ा था। अंग्रेजों का कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता था मीर, तो इसको नवाब बनाने के लिए लड़ेंगे। वो खुद के लिए, स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इसलिए मीर जाफर अंग्रेजों का एकमात्र एक कठपुतली नवाब के रूप में कार्य कर रहा था। वो उनकी कठपुतली बन के कार्य कर रहा था, यानी कि सिर्फ नाम का शासक था। मीर जाफर केवल नाम का नवाब था। ठीक, फिर 1760 में क्लाइव इंग्लैंड चला जाता है। इसके स्थान पर बेनिस्टार्ट एक व्यक्ति आता है, बेनिस्टार्ट, जो कि बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है। अब बेनिस्टार्ट जब आता है तो वो मीर जाफर को बदलने का फैसला करता है। आफ्टर द ब्रिटिश वॉन द बैटल ऑफ प्लासी,
मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल इन 1757। इस युद्ध के बाद मीर जाफर नवाब बनता है। द ब्रिटिश फॉट द बैटल ऑफ प्लासी नॉट टू मेक मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल बट फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। उन्होंने उसको नवाब बनाने के लिए युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अपने स्वार्थ के कारण लड़ा। तो मीर जाफर वाज एक्टिंग एज ए पोपट नवाब। पोपट नवाब मतलब केवल कठपुतली था वो उनका, एक कठपुतली था उनका। दैट इज ए रूल इन नेम ओनली, वो केवल नाम का शासक था। इन 1760 AD went back to England, Clive went back to England. In his place, बेनिस्टार्ट came to India as the governor of Bengal. उसके जगह पर बेनिस्टार्ट आया जो कि बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि बेनिस्टार्ट ने क्या किया, मीर जाफर को बदलने का फैसला किया, नवाब बदलने का फैसला किया। और मीर जाफर का एक दामाद होता है मीर कासिम। मीर कासिम को ही बंगाल का नवाब बना देता है। बंगाल का गवर्नर बनकर भारत समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया गया। बदले में मीर कासिम कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानगी और अधिकारियों को धन देगा। यानी कि बंगाल ने उसको नवाब बनाने की सोची और उसने बदले में क्या मांगा अंग्रेजों ने कि भाई तुम हमें वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानगी दोगे और अधिकारियों को धन दोगे। धन की लालसा थी अंग्रेजों के मन में। इसके बाद बेनिस्टार्ट ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम का नवाब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। यानी कि बेनिस्टार्ट ने मीर जाफर को स्पष्ट बोल दिया कि भाई तू किसे नवाब बना, मीर कासिम को बना दे। ठीक, इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम नवाब बन गया। से दुखी हो गया मीर जाफर, उसी के दामाद को नवाब बनाया जा रहा था ना, तो ससुर की इज्जत कम होगी, इसलिए मीर जाफर ने दुखी मन से इस्तीफा दिया था। ठीक, किससे दिया था? दुखी मन से। लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में भी, बेनिस्टार्ट डिसाइडेड टू चेंज द नवाब फॉर दिस ही मेड एन एग्रीमेंट मीर जाफर सन इन लॉ मीर कासिम। उसने मीर कासिम को नवाब बनाने का फैसला लिया, जो किसका दामाद था? मीर जाफर का था। एज पर द इंडियन एग्रीमेंट मीर कासिम विल बी मेड द नवाब आफ्टर बिकमिंग the governor of Bengal. In return, Mir Qasim will give money to the company for the diwani and officers of वर्धमान, मिदनापुर एंड चटगांव। इन सभी चीज़ों की दीवानगी उनसे मांगी गई, इन जिलों की, और अधिकारियों को धन देने की पेशकश भी रखी गई। आफ्टर दिस बेनिस्टार्ट proposed to Mir Jafar that should appointed Mir Qasim as the deputy governor and hand over the all powers administered to him। और इस प्रस्ताव के बाद मीर जाफर के सामने प्रस्ताव रखा गया कि भाई तुम अपनी सारी पावर दे दो अपने दामाद मीर कासिम, नहीं दोगे तो हम दिलवा देंगे। फिर उसके बाद उसने निराश हुआ। बीइंग डिससेटिस्फाइड विद दिस, मीर जाफर रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नवाब एंड मीर कासिम बिकम द नवाब। बहुत निराशा से मीर जाफर ने इस्तीफा दे दिया और बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। लेकिन यह अंग्रेजों के विपरीत काम करेगा, अंग्रेजों के विपरीत काम करेगा मीर कासिम। 1760 से 63 तक ये नवाब रहा। क्या करेगा तो देखिए, 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। परंतु बाद में अंग्रेजों ने सोचा था कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद उनका कार्य और ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेजों से जैसा वादा किया था उसने उसके विपरीत ही अपने कार्य को किया। अंग्रेजों की इच्छा थी कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह ही उनकी कठपुतली की तरह कार्य करे, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करे और उनसे अलग होकर अपने स्वतंत्र कार्य करे। और अपने कार्य कुछ इस प्रकार से करता है। कैसे कार्य करेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। प्यारे मित्रगणों, अंग्रेज सोच रहे थे कि वो उसने मीर जाफर की तरह, अपने ससुर की तरह ही हमारी कठपुतली बनेगा, बट ऐसा नहीं था। मीर कासिम सिराजुद्दौला की तरह स्वतंत्र शासक बन के काम करना पसंद करता था। यानी कि मैं यहां पर इंग्लिश में बता देता हूं आपको, बेनिस्टार्ट डिसाइडेड टू चेंज द नवाब फॉर दिस ही मेड एन एग्रीमेंट विद मीर जाफर सन इन लॉ मीर कासिम।
मीर कासिम के साथ उसने एक समझौता किया। एज पर द इंडिया एग्रीमेंट, मीर कासिम विल बी मेड द नवाब आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर ऑफ बंगाल। रिटर्न मीर कासिम विल गिव मनी टू द कंपनी फॉर द दीवानी एंड ऑफिसर्स बर्धमान, मिदनापुर एंड चिटगांव। उनको लगा कि इन सभी चीजों की दीवानगी हमें दे देगा, बट ये सारी चीज जो थी वो मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने नहीं की। तो अंग्रेजों को ये लगा कि भाई ये तो उल्टा है और उल्टा काम कर रहा है, तो फिर उनको पसंद नहीं आया। जो मीर कासिम काम कर रहा था वो इस प्रकार से थे। मीर कासिम ने उस समय बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, उसको मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। यानी कि मीर जाफर ने बंगाल की राजधानी क्या बना दी? मुंगेर बना दी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बना दी। ठीक, इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना भी स्थापित किया। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रिनहार्ड, जिसको समरू भी कहा जाता है, को नियुक्त किया। वाल्टर रिनहार्ड समरू को नियुक्त किया ताकि उसकी सेना अंग्रेजों की पद्धति से लड़ाई लड़ सके। ठीक, और तोपखाना और बंदूक निर्माण का भी कारखाना बनवाया। राजधानी तो मुंगेर बना दी थी इसने। मीर कासिम द्वारा इन टैक्स संबंधी मामलों में काफी सुधार किए गए थे। यह टैक्स संबंधी मामलों में भी सुधार कर चुका था। मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल बंगाल एट दैट टाइम फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर एंड मेड मुंगेर हिज कैपिटल। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। एस्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्री फॉर मेकिंग आर्टिलरी एंड गन्स। मुंगेर में इसने बंदूक बनाने का कारखाना और तोपखाना स्थापित किया। ही अपॉइंटेड ए जर्मन ऑफिसर वाल्टर रिनहार्ड, जिसको समरू भी कहते थे, टू ट्रेन हिज आर्मी द यूरोपियन स्टाइल, ताकि वो उसकी सेना को यूरोपियन तरीके से युद्ध नीति सिखा सके। मीर कासिम ब्रोट अबाउट मैनी रिफॉर्म्स इन टैक्स रिलेटेड मैटर्स। इसने बहुत सारे टैक्स संबंधी मामलों को सुलझा दिया था। अब बहुत सारे टैक्स संबंधी मामलों को सुलझा दिया था, तो फिर आगे की कहानी क्या रहती है? उस समय बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक मामलों में टैक्स संबंधी चीजों को लेकर भेदभाव भी होता था। अंग्रेज जो थे वो टैक्स संबंधी चीजों को लेकर के भेदभाव किया करते थे। जैसे यूरोपीय व्यापारियों को टैक्स में बहुत सी छूट मिलती थी और भारतीय व्यापारियों को यह छूट नहीं दी जाती थी। अंग्रेज जो थे अपने लोगों को छूट देते थे पर भारतीयों को नहीं देते थे। ऐसे में मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी इन व्यापारिक मामलों में काफी छूट दी, जिस कारण अंग्रेज उससे काफी नाखुश थे। मीर कासिम ने क्या किया? उनको छूट दे दी। अंग्रेज इससे दुखी हो गए कि भाई ये हमारे विरुद्ध क्यों काम कर रहा है। इन सभी कार्यों को देखते हुए अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मीर कासिम उनकी कठपुतली की तरह कार्य नहीं कर रहा और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य कर रहा है। इसलिए अंग्रेजी कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाने का विचार कर लिया। उनको लगने लगा था अब कि मीर कासिम जो है वो हमारे तरीके से काम नहीं कर रहा, खुद के तरीके से कर रहा है, तो इसे हटाया जाए। अब इस बात से नाखुश होगा मीर कासिम, अरे हमारा देश और तुम हमें ही हटा रहे हो। तो इस बात से जब नाखुश होगा और वो नहीं हटेगा तो वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर देगा, और अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध करेगा वो युद्ध होगा बक्सर। वो युद्ध क्या होगा? बक्सर का युद्ध होगा। दोस्तों, बक्सर का युद्ध बिहार में लड़ा गया था। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ना, ये क्षेत्र जो है वो बिहार का क्षेत्र है। उस समय ये बिहार का क्षेत्र बंगाल में ही आता था। उस समय ये बिहार का क्षेत्र किस में आता था? बंगाल में आता था। और इस बिहार के क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये है बक्सर। ये क्या है? बक्सर। और बता देता हूं, बक्सर में जो फांसी देने वाली रस्सी है ना वो तैयार की जाती है। जल्लाद यहां से फांसी देने वाली रस्सी लाता है। बता देता हूं पहले ही, ये पूरा हिस्सा बंगाल का होता था। मैंने बताया था वर्तमान उड़ीसा वगैरह वगैरह जो है वो बंगाल का क्षेत्र था। तो संकोच करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वो अलग अलग थे, ऐसा नहीं था। ठीक, और ये जो क्षेत्र है बंगाल में ये कौन सा है? तो ये है पलासी। कौन सा है? पलासी।
इस जो प्लासी का युद्ध था उसके बाद तो हम गुलाम हो ही चुके थे 80%, और प्लासी के बाद बची खुची कसर किसमें, बक्सर के युद्ध में पूरी हो जाएगी। आप लोगों को देखना है। तो बक्सर का युद्ध 3 लोगों ने नेतृत्व के साथ लड़ा। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने यह युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ? अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ। और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ये युद्ध जीतता कौन है? तो हेक्टर मुनरो ये युद्ध जीतता है। ठीक, ये युद्ध हारता हुआ देख मीर कासिम कहते हैं कि मैदान छोड़ के भाग जाता है, और ये दोनों आत्मसमर्पण कर देते हैं। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये दोनों अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देते हैं। किसे आत्मसमर्पण कर देते हैं? तो मैं बता देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये युद्ध यानी कि हम हार चुके थे, और इस युद्ध के बाद हम 100% गुलाम हो चुके थे। 100% गुलाम हो चुके थे। अब अंग्रेज हमारे साथ कुछ संधियां करेंगे। अब अंग्रेज हमारे साथ कुछ संधियां करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप समझ सको इसको, ठीक है। इसके बाद अंग्रेज हमारे साथ कुछ संधियां करेंगे, और किस प्रकार से होगी तो देखिएगा। 1765 में क्लाइव पुनः भारत आया, और उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब से अलग अलग संधियां की। 1765 में क्लाइव दोबारा आता है, वो बंगाल के नवाब और अवध के नवाब से अलग अलग संधियां करता है, एक नहीं करता, अलग अलग करता है, क्योंकि वो समझ चुका था। सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब निजामुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होंगे। नवाब का प्रतिवर्ष 53 लाख सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। डायरकी रूल, बंगाल में डायरकी रूल की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की। यह बात आपको याद रखना है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन यानी कि डायरकी रूल की शुरुआत। डायरकी रूल बंगाल में शुरू हो चुका था, ठीक, ये बात। और ये किसने लागू किया? तो क्लाइव ने लागू किया। क्लाइव दोबारा आ जाता है 1765 में, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। फिर उसके बाद ये 53 लाख रुपए निजामुद्दौला को सालाना देता है, कहता है कि सारे अधिकार मैं रखूंगा। यानी कि जब सारे अधिकारी हो गए तो बंगाल के नवाब तो नाम के नवाब रहे, अब वास्तविक अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। तो हम क्या हो गए? गुलाम हो गए। उसके बाद कुछ नवाब इस प्रकार से रहे। मीर जाफर 1757 से 60 3 साल के लिए, मीर कासिम 60 से 63 3 साल के लिए, मीर जाफर फिर दोबारा बना 63 से 65, निजामुद्दौला 65 से 66, सैफुद्दौला 66 से 70 और मुबारक उद्दौला 70 से 75 तक। इस प्रकार से बाकी के नवाबों की सूची रही। In 1765, Clive returned to India and signed separated territories with the नवाब ऑफ बंगाल के साथ अलग अलग संधियां की। द मुगल एम्परर एंड द नवाब ऑफ अवध, मुगल और नवाबों, अवध के नवाब के साथ अलग संधि की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइव साइंड ए ट्रीटी विद द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब के साथ अलग संधि करता है, और बंगाल का नवाब निजामुद्दौला। According to this treaty, all the administrative rights will be in the hands of the company. सारे अधिकार इस संधि के तहत कंपनी के हाथों में रहेंगे, ठीक। And the company will give 53 लाख annually to the नवाब, और कंपनी नवाब को 53 लाख रुपए सालाना देगी। Thus dual rule was implemented in बंगाल, और इसी के साथ बंगाल में द्वैध शासन, डायरकी रूल शुरू हो चुका था, ठीक। ये बात आपको याद रखनी। इसके साथ कहानी क्या होती है? पहली इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है? इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ हुई। इसमें क्या हुआ? पहला,
कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देंगे। कहने का मतलब कंपनी ने अवध के नवाब और से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर के किसको दे दिए? मुगलों को दे दिए। ठीक, ये दोनों किसे दे दिए? मुगलों को दिए। ठीक है, फिर कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी, यानी कि 26 लाख रुपए पेंशन देगी। पेंशन, पेंशन तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे भाई रिटायर्ड था आर्मी से। ये मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा, यानी कि मुगल तीनों क्षेत्र बंगाल, बिहार व उड़ीसा, एक प्रकार से पूरा बंगाल प्रांत, इसकी दीवानी कंपनी करेगी। कमाल की संधि थी ना ये, इस ट्रीटी में ये हुआ। द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड विद मुगल एम्पायर सालम सेकंड। सालम सेकंड के साथ ट्रीटी हुई। द कंपनी विल टेक इलाहाबाद एंड करा, दोनों डिस्ट्रिक्ट मुगलों को दे दिए गए। द कंपनी विल गिव 26 लाख द मुगल एम्पायर एज पेंशन, 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी कंपनी के पास रहेगी। यह फैसला इस संधि के तहत हुआ। कमाल की बात है, हमारे क्षेत्र को गुलाम बनते हुए हम देख चुके। ठीक, फिर इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, और इस संधि के तहत क्या हुआ? 16 अगस्त 1765 को हुई। पहली कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 को, 4 दिन बाद ही दूसरी संधि हुई। यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें कुछ थी। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे दिया। ठीक, अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए एवं चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी, यानी कि अवध के नवाब से 50 लाख रुपए कंपनी लेगी। ठीक, 50 लाख में से 26 दे देगी मुगलों को और बच गए 24 लाख खुद रखेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा। कंपनी अवध में फ्री में व्यापार करेगी। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना होगी, जिसका खर्च अवध का नवाब देगा। 50,000 रुपए, 50 लाख रुपए भी दे रहा है, सेना को खर्च भी देगा। अवध के नवाब को तो मूर्ख मान लिया इन्होंने, और थे भी, वो दे भी रहे थे, युद्ध नहीं कर पा रहे थे इनके खिलाफ क्योंकि गुलाम हो चुके थे हम। दिस ट्रीटी वाज साइंड विद नवाब सुजाउद्दौला ऑफ नवाब अवध। ये सुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी हुई थी। द कंपनी टुक द डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद और कड़ा, मुगलों को दे दिए। द कंपनी विल गेट 50 लाख रुपीज एंड द फोर्ट ऑफ चुनार, वो 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में, और चुनार के किलो को कैप्चर कर लिया कंपनी ने। द कंपनी विल हैव द राइट टू टैक्स फ्री ट्रेड इन अवध, कंपनी ने अवध में फ्री व्यापार करने की अनुमति ले ली। और इंग्लिश आर्मी विल कैप्ट इन अवध, अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक आर्मी रखी गई फॉर सिक्योरिटी ऑफ अवध, अवध की सुरक्षा के लिए। द एक्सपेंस ऑफ विच विल बी बोर्न बाय द नवाब ऑफ अवध, जिसका खर्चा अवध का नवाब देगा। यह संधि थी अवध की संधि, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि कहा गया। फिर उसके बाद गवर्नर बदल जाता है। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन चला। पूरे 7 साल तक बंगाल में द्वैध शासन चला। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का जब गवर्नर बनकर के आया 1772 में, इसने सब खत्म ही कर दिया। इसने बंगाल के नवाबों को ही हटा दिया और कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। और यही वॉरेन हेस्टिंग्स, अगर मैं इसी वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करता हूं, तो इसी वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
ये बात आपको याद रखनी है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब भारत में एक्ट आने शुरू हो जाएंगे, अब भारत में एक्ट आने शुरू हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी। 1773 में पहला एक्ट लाया गया और इसी एक्ट के तहत कंपनी ने एक सुप्रीम कोर्ट भी खोला। कंपनी ने एक सुप्रीम कोर्ट भी खोला, ठीक, और ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना दिया। 1772 में गवर्नर बन के आया और 1773 में से गवर्नर जनरल बना दिया। इसने तो पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और पूरे रूप से कंपनी का शासन शुरू किया, यानी कि हम गुलाम बने। हम गुलाम बन चुके थे, अब कंपनी मन मर्जी का रूल करेगी। ये पहला एक्ट भी ला चुके थे सत्ता, ठीक। इस प्रकार की कहानी रही हमारे गुलाम 80% प्लासी के युद्ध में, और अब इसमें 100% बक्सर के युद्ध के बाद। इस प्रकार की कहानी, तो ये थी हमारी क्लास बक्सर के युद्ध की। यहां तक कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, आप सभी बॉक्स में पूछना। मेरे प्यारे मित्रगणों, लगातार आप क्लास से जुड़ते रहें, लगातार आप चैनल से जुड़ते रहें और इसको शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम सकें, हम तक जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। भी बच्चे धैर्य से पढ़ा करें, शांति प्रिय तरीके से पढ़ा करें और बढ़िया तरीके से तैयारी किया करें। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी करते भी हो और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी के साथ आगे बढ़ते भी हो। तो प्यारे मित्रगणों, लगातार आप चैनल से जुड़ते रहे, लगातार चैनल से जोड़ते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला जारी रखें, रुकने ना दें। जल्द ही आपके कहने से मैं लाइव आऊँगा, जल्द ही आपके कहने पर मैं आपके सामने लाइव क्लासेस लेकर के उपस्थित होगा और जल्द ही नए टीचर्स को भी लेकर के आपको, ताकि हर सब्जेक्ट में आपको मदद मिल सके। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज की क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।